नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आपका बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है बेंडिंग स्ट्रेस। तो आइए, सबसे पहले टॉपिक जो है वो है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में सबसे पहले अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस कब जनरेट होता है। देखो, बेंडिंग स्ट्रेस एक तरीके का डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस से डिनोट करते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है और ये किस तरीके से जनरेट होता है। सपोज़ आपके पास एक बीम है, ठीक है, और हमने क्या किया, एक बीम पर लोड अप्लाइड किया, तो हम दो कपल अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, यानी नीचे वाले पार्ट में टेंसाइल और ऊपर वाले पार्ट में कंप्रेसिव। ठीक है, अब देखो, अगर हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो ये कुछ देर बाद ये कुछ इस तरीके से बेंड होगा, यानी नीचे वाली लेयर जो आपकी वो टेंसाइल होगी, ऊपर वाली कंप्रेसिव होगी, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं इसे बेंड करता हूँ तो आप देखेंगे ये कुछ इसी तरीके से होगा कि ऊपर वाली लेयर में, अब आप देख रहे हैं कि नीचे वाली लेयर में आपका टेंशन आएगा क्योंकि ये पहले से लार्जर हो गई और ये पहले से कंप्रेस हो गई, तो क्योंकि ऊपर वाली लेयर पर कंप्रेशन आएगा। इसलिए हम बेंडिंग को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। और दूसरी तरीका आपका ये होता है कि आप दोनों साइड से मूवमेंट दिखाएं। आपने एक मूवमेंट इस साइड से अप्लाई किया, एक मूवमेंट इस साइड से, क्योंकि इससे तो रिएक्शन अप्लाई हुई, यहाँ से आपने एक्शन अप्लाई किया तो ये बेंडिंग हुई। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस की हम बात करेंगे जो कि डिनोट होता है आपका एक तरह नॉर्मल स्ट्रेस होता है सिग्मा से डिनोट, सिग्मा बी, इससे डिनोट किया जाता है बेंडिंग स्ट्रेस को। तो आइए अब हम इसमें इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बीम और ए मेंबर is said to be under pure bending when it is loaded with two equal and opposite, देखो, equal and opposite couples in a plane perpendicular, couples in a plane perpendicular to the cross section of beam, to the cross section of beam। देखो, इस बीम के अपने पैरेलल में टू इक्वल एंड अपोजिट कपल प्लेन परपेंडिकुलर, इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर ये हमने प्लेन पर हमने ये कपल्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, और किस तरीके से अप्लाई करना है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है, इन सच अ वे दैट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of bending moment remain constant throughout the length of beam, in such a way that magnitude and direction of bending moment remain constant throughout the length, remain constant थ्रू द लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से आप समझिए, इसमें क्या होता है बेंडिंग, प्योर बेंडिंग का मतलब ये है कि अगर हम बेंडिंग का ग्राफ बनाएं प्योर बेंडिंग के केस में तो वो कैसा बनेगा। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो प्योर बेंडिंग का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मान लो ये एक तरह की शाफ्ट है आपकी, ठीक है, इस शाफ्ट में आपने क्या किया, बेंडिंग कपल अप्लाई किए, टू इक्वल एंड अपोजिट। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इस केस में आपका जो कर्व होगा प्योर बेंडिंग का वो कुछ इस तरीके से बनेगा।
अगर आपने पॉजिटिव इस तरीके से अप्लाई किया है तो ये आपका पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, और इसकी मान लो यूनिट इसकी अगर 6m मान लो इसका मैग्नीट्यूड है, तो थ्रू आउट द लेंथ, इस लेंथ में थ्रू आउट क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। इसको बोलते हैं प्योर बेंडिंग। और हम जो स्ट्रेस की बात करेंगे वो प्योर बेंडिंग के केस में ही करेंगे। ठीक है, प्योर बेंडिंग का मतलब यहाँ पर एक्सियल लोड की बात करूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर शियर फोर्स की अगर बात करूँ, यहाँ पर ट्विस्टिंग मूवमेंट की बात करूँ, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं इसके बाद हम बेंडिंग इक्वेशन पर। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम देखते हैं बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन की बात करता हूँ। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, जैसे हमने टॉर्शन इक्वेशन पढ़ी थी, वैसे ही बेंडिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन होती है, mr अपॉन में INA इज इक्वल टू सिग्मा b अपॉन में y इज इक्वल टू E/R। ठीक है, E/R। अब इनके बारे में एक करके जानते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी किसी भी केस को हम ये इक्वेशन आपकी कहाँ वैलिड है, ये इक्वेशन आपकी वैलिड है, ये इक्वेशन आपकी वैलिड किसके लिए, ये इक्वेशन आपकी वैलिड है, वैलिड अंडर, यहाँ पूरी बात को लिख देते हैं, यहाँ पर आपका आएगा वैलिड अंडर प्योर बेंडिंग। ठीक है, अब देखो जब हम किसी चीज़ को प्योर बेंडिंग, नॉर्मली ऐसा पाया था कि प्योर बेंडिंग पूरी शाफ्ट में होती है पर किसी एक क्रॉस सेक्शन पे होती है। जैसे कि आप अगर देखेंगे प्योर बेंडिंग के, मैं आपको केसेस बताऊं तो एक केस आपका प्योर बेंडिंग का इस तरीके का होगा कि ये एक शाफ्ट है, ये वही केस है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया पहले। एक केस तो आपका प्योर बेंडिंग का ये था, ठीक है, इस पर एक आपका लोड यहाँ लगा, एक आपका लोड यहाँ लगा, ठीक है, तो ये एक आपका प्योर बेंडिंग होगा कि यहाँ से आपने क्या किया, बेंडिंग की, इसको इस तरीके से बेंड करेगा ये, ठीक, क्रॉस सेक्शन पे लगेगा ये, ठीक, तो इसका भी आपका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, अगर हम ग्राफ की बात करें तो उसका ग्राफ आपका नेगेटिव में यूँ बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, नेगेटिव ए हो गया, ये बी हो गया, मेगा पास्कल कुछ नेगेटिव में बनेगा, नीचे की साइड को बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हॉगिंग हो रही है। ठीक है, दूसरा कंडीशन आपको मैं बताता हूँ, जहाँ पर आप, मैं क्या कह रहा था, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर, पूरी बीम पे नहीं, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन प्योर बेंडिंग होती है। ये आपकी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इसके ऊपर लोड लग रहे हैं आपके दो, ठीक, तो इसका देखो, इसका बेंडिंग डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो इसका बेंडिंग डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। इसका बेंडिंग डायग्राम आपका इस तरीके से बनता है, यानी ये वाले क्रॉस सेक्शन में आप देखोगे कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट कौन से क्रॉस सेक्शन के अंदर है, इस पार्ट के अंदर। अगर मैं इनके नाम दूँ A B C D, तो यहाँ पर प्योर बेंडिंग जो हो रही है वो BC रीजन के अंदर हो रही है, आपके देख रहे हो आप, कांस्टेंट है थ्रू आउट द लाइन बेंडिंग, तो ये होती है आपकी प्योर बेंडिंग। तो ऐसे केसेस में आपका ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनको किस तरीके से अप्लाई करना है और ये होते क्या क्या हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उन चीज़ों की जो मैंने वहाँ पर लिखी थी, तो MR का मतलब वहाँ पर क्या था, MR से वहाँ पर मतलब था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो वो रजिस्ट करता है बाई बीम,
जो मोमेंट रजिस्ट करता है, तो ये था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको बोलते हैं रेजिस्टिंग बेंडिंग कपल, रेजिस्टिंग बेंडिंग कपल, ठीक। और सेफ कंडीशन क्या होती है, ये मूवमेंट ऑफ रजिस्टिंग बेंडिंग कपल क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शन रेजिस्ट करता है, और जो हम अप्लाई करते हैं उसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। एम से डिनोट करते हैं जो हम अप्लाई करते हैं, और उसको बोलते हैं हम क्या, बेंडिंग मोमेंट acting on the cross section, bending moment acting on the cross section of the beam, ठीक है। और सेफ कंडीशन में क्या होता है, अंडर सेफ कंडीशन फॉर बेंडिंग की बात की जाए, सेफ कंडीशन फॉर बेंडिंग की बात की जाए तो आप देखेंगे वो होता है आपका सेफ कंडीशन फॉर बेंडिंग होता है एम इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एम आर, यानी जो इक्वल होना, मतलब लेस देन होना चाहिए रजिस्टिंग मोमेंट के, ठीक है। और वो ये तो सबको पता ही है कि जो वो मैक्सिमम रजिस्ट कर सकता है मोमेंट, उससे ज़्यादा आएंगे तो टूट जाएगा, इसलिए सेफ कंडीशन ये होती है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है एम इज़ इक्वल टू एम आर। ये आपकी कंडीशन किसकी है, ये है फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये कंडीशन है आपकी फॉर इक्विलिब्रियम की। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम इसके बाद आते हैं जिस केस पे बाकी बची चीज़ों पर, तो कुछ टर्म्स के साथ उन्हें समझते हैं। सबसे पहले एक टर्म होती है आपकी न्यूट्रल सरफेस, ठीक है। सबसे पहले आपकी एक टर्म आती है न्यूट्रल सरफेस। न्यूट्रल सरफेस क्या होता है, न्यूट्रल सरफेस आपका बेंडिंग, न्यूट्रल सरफेस क्या होता है, सरफेस हुज लेंथ, इसकी लेंथ क्या होती है, बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। वो होता है आपका हुज लेंथ रिमेन सेम आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग, एंड बिफोर बेंडिंग। अब देखो इसे किस तरीके से करते हैं। आफ्टर एंड बिफोर बेंडिंग हो गया ये। अब आपको क्या करना होता है, देखो मैं इसको बना के बताता हूँ आपको। सपोज़ एक बार को हम बेंड कर रहे हैं, मैंने एक बार डिज़ाइन किया, इस बार को हम बेंड कर रहे हैं, किससे, ऐसे मूव करवा के। अब हम इसको, मैं यहाँ पर 2D में समझाता हूँ, ये 3D है और यहाँ मैं इसका 2D बनाता हूँ। तो देखो ये एक बार है, अगर हम इसे बेंड करेंगे तो इसकी बहुत सारी लेयर्स होंगी, जैसे ये फर्स्ट लेयर, फिर इसकी ये सेकंड लेयर, फिर ये थर्ड लेयर, फिर ये फोर्थ लेयर, ऐसे इसकी इन्फानाइट नंबर ऑफ लेयर्स होंगी इसके अंदर, ठीक है, एक बार के अंदर। अब हम इसको अगर बेंड करते हैं तो बेंड करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस तरह क्रॉस सेक्शन बनेगा इसका। अगर हम इस पे ऐसा मूवमेंट लगाएंगे, यानी कि इसे बोलते हैं इसको बोलते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। हॉगिंग और स्वैगिंग, ये स्वैगिंग होता है, हॉगिंग आपका नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है। अब आप देखिए, अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो
ये बैंड होने के बाद इस तरीके का दिखेगा। ये बैंड होने के बाद देखो जो टॉप लेयर है आपकी, वो उसका साइज़ पहले इतना था, ये कंप्रेशन हुआ। ठीक है, ये क्यों हुआ? ड्यू टू दिस मोमेंट, जो एम मोमेंट और एम मोमेंट हमने दोनों तरफ से लगाया है। अब देखिए एक लेयर यहाँ से, तो ये एक क्या दिख रहा है? एक लाइन दिख रही है हमें। देखिए जिसकी लेंथ इस वाले की, देखिए आप, इस वाले की लेंथ देखिए बिफोर बैंडिंग, क्योंकि काय सेंटर से होकर निकलेगा, तो इसकी इस वाले की लेंथ आप देखिए, इस ये एक लेयर दिख रही है यहाँ से, लेकिन ये पूरा का पूरा प्लेन होगा, इस तरीके का प्लेन। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो तो 2D स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ बिफोर और आफ्टर बैंडिंग देखिए सेम है, लेकिन लाल वाले में भी यहीं से है और येलो वाले में भी यहीं से। तो इस सरफेस को बोलते हैं हम, इस सरफेस को बोलते हैं हम क्या? न्यूट्रल सरफेस। ठीक है, अब आप एक चीज़ को और समझने की कोशिश कीजिए। न्यूट्रल सरफेस क्रॉस सेक्शन को जहाँ पर कट करती है उसे बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। यानी इसको हम अगर सामने से देखें और नीचे ड्रा करें तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं आपको सामने से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये कट, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल सरफेस क्रॉस सेक्शन को कहाँ पर कट कर रहा है? ये हरा वाला आपको दिख रहा होगा, तो इसको बनाऊंगा तो ये कहीं सेंटर में ऐसे कट करेगा। तो ये आपकी होती है क्या? न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? न्यूट्रल एक्सिस। बाद में मैं डेफिनेशन बताऊंगा, पर अभी मैंने आपको कोई डायग्राम बना तो समझा दिया कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। न्यूट्रल सरफेस क्रॉस सेक्शन को जिस लाइन पर कट करता है वो न्यूट्रल एक्सिस होती है ऑन द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल सरफेस हो गया। इसके बाद हम आते हैं न्यूट्रल एक्सिस पर, उसकी डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं। न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन आपकी होती है, मैंने इस न्यूट्रल एक्सिस बना के तो पीछे बता ही दी है। तो न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन आपकी होगी, इट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल surface with the cross section of the beam। ठीक है, ये क्या होता है आपका? क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम साथ न्यूट्रल सरफेस का इंटरसेक्शन मैंने बता दिया। न्यूट्रल कोइंसाइड with one of the centroid axis in the plane of cross section of the beam about when the bending moment is possible, act that is possible when there is no axial load on the cross section। अगर क्रॉस सेक्शन पे कोई भी एक्सियल लोड ना हो, जो मैंने अभी कहा, उसका मतलब ये है, तो न्यूट्रल एक्सिस आपका सेंट्रोइड एक्सिस से कोइंसाइड करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर। सपोज ये आपका है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इस पे यहाँ पर आपका है न्यूट्रल एक्सिस। तो इससे ऊपर फाइबर, इस फाइबर पे हमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से होती है वाई। जो वहाँ पर वाई था ना, वो ये वाई है, एम अपॉन आई सिग्मा वाई, वाई था ना, सिग्मा वी वाई वाई, वो वाई था डिस्टेंस। तो इस वाई की डेफिनेशन यहाँ से लिख लो। वो वाई क्या था? वाई था आपका डिस्टेंस ऑफ ए फाइबर ऑन ए क्रॉस सेक्शन
फ्रॉम इट्स न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे सिग्मा की, सिग्मा बी, तो ये आपका बहुत ही आसान भाई, ये क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप, ये आपका होगा बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप एट फाइबर located at a distance y। ठीक है, और इसके बाद ई आपको बताइए यंग मॉडुलस हुआ। और आर की बात करें हम, तो आर होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ न्यूट्रल सरफेस। ठीक है, मतलब कि आपका रेडियस ऑफ कितने, आर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है न्यूट्रल सरफेस का। ठीक है, वो जैसे मान लो न्यूट्रल सरफेस को, इसको हम बैंड करेंगे, न्यूट्रल सरफेस इस तरीके से थोड़ा बैंड होगा, तो वो जिस पॉइंट के अराउंड ऐसे बैंड होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे थे, उसको आर से डिनोट करते हैं हम। ठीक, तो आ जाते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिख सकते हैं हम, ये होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल सरफेस, न्यूट्रल सरफेस। तो ये थे हर एक चीज़ के नाम। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए हेडिंग डालिए पहले, एनालिसिस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, एनालिसिस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन पर आते हैं हम। इक्वेशन क्या है, m/i मतलब अलॉन्ग द न्यूट्रल एक्सिस हमें क्या निकालना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा b बाय वाई और e बाय r। ठीक है, ये है 3 इक्वेशन। ठीक है, इन तीनों को हम नाम दे देते हैं। इस वाले पार्ट का नाम है a, इस वाले पार्ट का नाम है b और इस वाले पार्ट का नाम है c। तो अब तीनों को एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला केस जो हम लेंगे, केस 1। ठीक है, वो है आपका a इक्वल टू b। ठीक है, तो केस की बात करते हैं। पहला केस में आपको क्या आएगा, mr/INA इज इक्वल टू सिग्मा b/y। ये आपका पहले केस से दोनों बनेंगे। अच्छा, इन ये केस आपका किस लिए यूज़ होगा, देखिए ये केस आप कब यूज़ होता है, अगर आपको एक तो आप कैसे सिग्मा बी निकाल सकते हो। सिग्मा बी किस तरीके से निकालोगे, यहाँ पर अगर मैं सिग्मा बी के इक्वेशन लिखूँ तो ये हो जाएगा mr/y नीचे INA। ठीक है, ये एक इक्वेशन तो यहाँ से बनी। ठीक, अगर यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं, मान लो अगर आपका एक ही बीम पर 2 स्ट्रेस हैं, तो यहाँ से आप एक ही बीम पर अगर हमें 2 वाई पॉइंट्स पर, मतलब कि एक आपका बीम ये आपका है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है,
इस पे है एक न्यूट्रल एक्सिस, समझना है किस तरीके से यूज होते हैं। न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक। और हमें स्ट्रेस पता है कहाँ का, हमें स्ट्रेस पता है इस फाइबर का, और निकालना है इस फाइबर का, ठीक है। ये वाला किस डायरेक्शन पे, y1, ये किस पे है, y2 डायरेक्शन पे, ठीक है। तो आप देखिए, क्योंकि यही बीम पे m लग रहा है और आई एन ए दो क्रॉस सेक्शन से बदलेगा नहीं, मतलब बिफोर बैंडिंग, तो आई एन ए सेम होगा और एम आर भी सेम होगा, हमने लोड पाएगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम आर अपॉन आई एन ए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया फॉर अ क्रॉस सेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसका मतलब हम यहाँ से अगर निकालना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं सिग्मा टॉप इज अपॉन सिग्मा बॉटम इज इक्वल टू वाई टॉप अपॉन वाई बॉटम। इससे यही पता चलता है कि जो स्ट्रेस का वेरिएशन है अलॉन्ग द वाई, मतलब थिकनेस, वो क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर किस तरीके से, लीनियर इस तरीके से कि एट द न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि मैंने बताया लेंथ सेम होती है, बेंडिंग बहुत ना के बराबर होती है, तो वहाँ पे स्ट्रेस जीरो होता है। तो अगर आप इसका डायग्राम स्ट्रेस वेरिएशन बनाएंगे तो इस तरीके से स्ट्रेस वेरी करता है। यहाँ पर आपका न्यूट्रल एक्सिस पर आपका स्ट्रेस की वैल्यू होती है ज़ीरो, और ऊपर अलग नेचर और नीचे अलग नेचर। तो इस तरीके से आपका ये वेरी करता है, टू ट्रायंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन, ठीक। अब इसी से कुछ स्टैंडर्ड शेप्स के लिए हम याद रखते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड शेप की बात करूँ मैं, इन केस ऑफ, अब जो जो स्टैंडर्ड शेप्स हैं वो कौन से, इन केस ऑफ सर्कल, ठीक, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आई सेक्शन, ठीक है। इन सभी के लिए जो आपका होता है वो ये होता है कि सिग्मा टॉप अपॉन में सिग्मा बॉटम इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि इन सभी के केस में वाई टी इज इक्वल टू वाई बी होता है। इन सभी क्रॉस सेक्शंस के केस का जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंटर में बनता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका एक हुआ। एक अलग केस होता है, उस केस में आपका अलग होता है। एक आपका जो केस होता है वो होता है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का जो केस होता है उसमें आपका, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, फॉर ट्रायंगल तो उस केस में जो होता है वो आपको कुछ इस तरीके से होता है। इस केस में आपका जो सिग्मा अपॉन में सिग्मा बॉटम होता है वो 2 होता है, ठीक है। क्योंकि जो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस पास करता है वो क्या होता है, सेंटर से नहीं करता, ठीक है। वो आपका यहाँ से डिस्टेंस अगर हम देखें तो
2h/3 होता है और यहाँ से देखें तो h/3 होता है। अब एक लाइन आपको नोट की तरह लिखवा देता हूँ मैं, जो आपको याद रखनी है यहाँ पर। वो आपके लिए ये है कि आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ट्रायंगल्स तो बन सकते। इस केस में मान लो ये सेंटर पे होता, ठीक है, तो आपके 2 ट्रायंगल बनते, ठीक है, सिमेट्रिक ट्रायंगल। लेकिन अगर ये सेंटर में नहीं है तब भी आपके ट्रायंगल ही बनेंगे, चाहे वेरिएशन हमेशा लीनियर ही रहेगा, वो लोड पे भी डिपेंड नहीं करेगा। सिमेट्रिक ट्रायंगल तो होंगे यहाँ पर, नहीं यहाँ पर ट्रायंगल सिमेट्रिक होंगे पर उनका सेम साइज़ के नहीं होंगे, लेकिन बनेंगे इस केस में भी ट्रायंगल ही। ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, ये आपके ट्रायंगल बनेंगे पर इनका बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं होंगे। ठीक है, अब इसी को मैं नोट में यहाँ नीचे लिखवा रहा हूँ। तो ये है आपका नोट, जिसमें आपको लिखना है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन is always two similar triangles, but they are identical when centroid is at middle. It does not affect the loading condition, its value changing क्या होती है, वैल्यू चेंज करती है बस। ठीक है, बस इट्स वैल्यू इज़ चेंजिंग। तो यहाँ पर मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप समझता आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन जो बनी थी वो क्या बनी थी, इक्वेशन जो हमारी बनी थी वो थी सिग्मा बी मैक्स अपॉन में एम वाई मैक्स बाय आई एन ए इज इक्वल टू एम अपॉन आई एन ए अपॉन वाई मैक्स, इसको एम अपॉन जेड एन ए। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पिछले इक्वेशन की बात चल रही है, अभी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक नई टर्म आ गई जेड एन ए आ गई ना, उसको बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट इट्स एन ए। ये होता है आपका सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं जेड एन ए। ये भी एक क्रॉस सेक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, सेक्शन मॉडुलस ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट इट्स एन ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, आई एन ए अपॉन वाई मैक्स। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पर देखो, जो हमने ऊपर लिखा है फ्रॉम अबव, यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि अगर हम
इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, देखो इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से अब देखो, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को कांस्टेंट करता हूँ, एक बीम पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट, या इस अब जो आप क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि दो बीम है, एक का क्रॉस सेक्शन आई क्रॉस सेक्शन है, एक का टी क्रॉस सेक्शन है, दोनों पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है 5 किलो न्यूटन मीटर का, तो बताइए किसका मैक्सिमम स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो उसका सॉल्यूशन है आपका कि यहाँ पर अगर मास बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन कर कांस्टेंट रख दिया जाए, तो जो स्ट्रेस है बेंडिंग स्ट्रेस वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सेक्शन मॉडुलस के। तो हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बीम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस झेल पाए, तो उसका सेक्शन मॉडुलस क्या होना चाहिए, जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम स्ट्रेस उस पर आएगा और ज़्यादा तक झेल पाएगा। यानी सेक्शन मॉडुलस क्या होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस झेलने के सेक्शन मॉडुलस क्या ज़्यादा होना चाहिए, जिससे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, जिससे बेंडिंग स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी कंटिन्यू कर रहे हैं अगले उसमें हम, इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्या लिखूँगा, फॉर गिवन एरिया गिवन बेंडिंग मोमेंट, मतलब सेम एरिया सेम बेंडिंग मोमेंट, क्रॉस सेक्शन having higher the section modulus is selected। ठीक है, इसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा होगा, मैंने बताया उसको बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा, तो वो हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हम ये लिख सकते हैं जिसका ZNA ज़्यादा होगा उसका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और जिसके मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी उसका क्या होगा, उसका चांस ऑफ फेलियर कम हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि शियर स्ट्रेस का वेरिएशन क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें इसी में, अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से काम आता है। तो देखिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैं इसका पहले बता चुका हूँ, इसको डिनोट करते हैं MR से। अब देखो यहाँ पर, अगर मान लो मुझे किसी चीज़ को डिज़ाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू उसके जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होगा उसके रिस्पेक्ट पे, तो देखिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पर पिक्चर में आता है, देखिए सेफ कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस जो उसके अंदर इंड्यूस होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, परमिसिबल स्ट्रेस, जो वो परमिट कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस क्या होता है, MZ/NA, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपका सिग्मा परमिसिबल, अगर मैं क्या करता हूँ सिग्मा परमिसिबल, ठीक, और ZNA को इधर ले जाता हूँ तो ये होता है आपका M। ठीक है, यानी कि इस M को बोलते हैं हम, ये है आपका मैक्सिमम मोमेंट जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन। मैक्सिमम लोड है ये बेंडिंग मोमेंट में एक्टिंग ऑन अ क्रॉस सेक्शन टू विदस्टैंड विदाउट फेलियर।
ठीक है, इस ये होता है आपका एम। अब देखो सिग्मा परमिसिबल हमें कहाँ से मिलेगा, सिग्मा परमिसिबल हमें मिलेगा टेबल से, जो मटेरियल का, हर मटेरियल का अपना सिग्मा परमिसिबल होता है। जेड एन हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से हम क्या डिज़ाइन करेंगे, अगर मान लो हमें मोमेंट पता हो मैक्सिमम, ये होता है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ऑन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हम अप्लाई कर सकते हैं किस पे, क्रॉस सेक्शन पर। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो इसका एक फार्मूला होता है क्रॉस सेक्शन का, हर क्रॉस सेक्शन के लिए एक फार्मूला होता है, वहाँ से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर हम सिग्मा परमिसिबल किसी बॉडी का पता है, मतलब मान लो हमें ये गिवन है कि हमें एक बीम डिज़ाइन करनी है जिसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जिसका बेंडिंग मोमेंट आपका 25 किलो न्यूटन होगा, का मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पता होगा, तो हम यहाँ से क्रॉस सेक्शन की डायमेंशंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पर आपका इसका यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड केस की, तो सेकंड केस आपका यहाँ पर है केस सेकंड की अगर हम बात करें तो केस सेकंड आपका है B इज इक्वल टू सी। ठीक है, केस सेकंड आपका है B इज इक्वल टू सी। अगर मैं बात कर दूँ यहाँ पर सिग्मा B बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। ठीक है, सिग्मा बी बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर, ये आपका सेकंड है। ठीक है, ये आपका यूज होता है, यहाँ से आप मैक्सिमम टाइम आप यहाँ से ये वैल्यू निकालते हैं, ये इसीलिए ज़्यादातर यूज़ होता है। यहाँ पे सिग्मा बी इज इक्वल टू यहाँ लिख सकता हूँ मैं ई वाई बाय आर। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी चीज़ होती है, मान लो आपको सिग्मा बी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ई बाय आर तो आपका कांस्टेंट होता है, यहाँ होता है वाई मैक्स। ठीक है, ये आपका इस तरीके से भी यूज़ होता है। ठीक, एक एक चीज़ और हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पता होगा ई क्या होता है, ई आपका होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना हो, स्ट्रेन निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे, स्ट्रेस बाय ई। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ये कर सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेन हमें निकालना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई ई। ठीक है, दैट इज इक्वल टू वाई बाय आर। ठीक है, और इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं सिग्मा बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एम वाई बाय आई अपॉन में ई। ठीक है, ये आपका हो गया आई एन ए बाई ई, यानी कि यहाँ से हम अगर हमें किसी स्ट्रेन पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना हो तो हाँ वो हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये वाला को हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे केस की, इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें मैक्सिमम स्ट्रेन निकालना हो तो यहाँ पर आएगा वाई मैक्स अपॉन में आर, और वाई मैक्स अपॉन में आर, और इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं एम वाई मैक्स अपॉन में ई आई एन ए।
ठीक है। इस तरीके से अगर हमें लॉन्गिट्यूडल मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा जो केस बनता है, केस 3, वो आपका होता है, केस 3 की बात करें तो वो आपका होता है सी और ए को इक्वल करेंगे। सी और ए को इक्वल करने से हम जो चीज़ हम निकाल सकते हैं तो फ्रैक्चरल रिजिडिटी भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहाँ से आता है, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूँ एम आर अपॉन आई एन ए, ठीक है, इज़ इक्वल टू ई बाय आर। ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें आर निकालने की तो यहाँ इसको अगर हम फर्दर लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? आर इज़ इक्वल टू ई आई एन ए अपॉन एम आर। ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये चीज़ हो गई। ठीक है। यहाँ से दो टर्म है यहाँ पर जिसको हम डिफाइन करते हैं, एक तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, दूसरा ये ई आई। तो यहाँ पर जो ई आई होता है ना उसको हम लिखते हैं, ई आई को हम लिखते हैं क्या, फ्लेक्चरल रिजिडिटी। ठीक है। ये आपका फ्लेक्चरल रिजिडिटी हो गया। फ्लेक्चरल रिजिडिटी क्या होता है, यहाँ से इफ़ अगर हम फ्लेक्चरल रिजिडिटी की बात करें तो देखिए यहाँ से फ्लेक्चरल रिजिडिटी क्या होता है। फ्लेक्चरल रिजिडिटी अगर मान लो उसे सॉल्व करते करते आर इंटू एम आर इज इक्वल टू ई आई एन ए, ये इक्वेशन हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे इफ़ रेडियस ऑफ कर्वेचर यूनिटी हो जाए, ठीक है, उस केस में जितना हमने मोमेंट लगाया होगा वो आपका फ्लेक्चरल रिजिडिटी होगी उस बार की। ठीक है। यानी अगर से हम लैंग्वेज में लिखें तो लिखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस offered by a beam for a unit radius of curvature। यानी यूनिट रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए इस टाइम पर जो हमने लगाया होगा वो क्या होगा, आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। यूनिट रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो हमने ऑफर्ड किया होगा बीम, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्चरल रिजिडिटी की डेफिनेशन है। यहाँ से आप एक चीज़ तो देख ही रहे होगे, अगर हम फ्लेक्चरल रिजिडिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्लोप ऑफ नहीं है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, क्योंकि उनके फॉर्मूले में आगे स्लोप डिफ्लेक्शन में देखेंगे तो ये ई बाय आई आता है। और चांस ऑफ फेलियर, ये देखिए आप, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, स्लोप और डिफ्लेक्शन कम होंगे, चांसेस ऑफ फेलियर भी कम होंगे अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये आपके तीनों तरीके से हम कैसे इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं वो हमने देखा। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि फॉर अ गिवन क्रॉस सेक्शन सेड कि कौन किसके मॉडुलर वो सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा और किसका एरिया के टफ और गिवन एरिया बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा क्रॉस सेक्शन वाइज अगर बोला जाए, तो उसके लिए मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ, वो आपको याद रखनी है। तो पहले आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है, फॉर एक मतलब सेम एरिया, अगर सबका एरिया सेम दे रखा हो,
फॉर अ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के एक नंबर में इससे खूब क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर अ सेम नंबर ऑफ एरिया अगर आपको दे रखा हो तो z की वैल्यू आपको ऐसे याद रखनी है, z आई सेक्शन बड़ा होता है, z उसके बाद z टी सेक्शन का नंबर आता है, फिर उसके बाद z रेक्टेंगल का नंबर आता है, ठीक है, जिसकी विड्थ बड़ी हो लेंथ छोटी हो। उसके बाद z स्क्वायर का नंबर आता है, उसके बाद z सर्कल का नंबर आता है, उसके बाद z रेक्टेंगल का नंबर आता है, इसकी लेंथ बड़ी हो। उसके बाद लास्ट में होता है z रोम्बस, ठीक है। ये आपके याद रखना है आपको, ठीक है। जिस तरीके से भी आप याद रखें ऐसा याद कर रख सकते हो। ये आपका याद रखने तरीका, ये आपका आई, ये आपका टी, ये आपका आर, ये आपका स्क्वायर का एस, सर्कल का सी, फिर ये आर, फिर ये आर। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कुछ भी आप बना के याद रख सकते हो। आपका जो जेड होता है वो इस तरीके से चेंज होता है, यानी कि फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन अगर पूछा जाए तो आप जिसका जेड ज़्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी। इससे आप एक चीज़ से याद कर रख सकते हो, ठीक है। हम हर एक के लिए आपको बताऊंगा नहीं, बस आपको यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि जिसका एम आर इज़ डायरेक्टली, यानी एम आर के लिए सेम टू सेम यही चार्ट काम आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा बी के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा बी नहीं, ये एक अलग सी चीज़ है। सिग्मा बी मैक्स के लिए क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z होता है, ठीक है। तो इसका चार्ट और इसका चार्ट आप इस हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी दो चीज़ें, एक चीज़ और आती है इसमें, लास्ट टॉपिक है, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक जो है इसमें बचा वो है आपका बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ठीक है। बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में क्या होता है, पहले ये बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बोलते किसको हैं, ठीक है। एक बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ उसे बोलेंगे जहाँ पर स्ट्रेंथ आपकी यूनिफॉर्म होगी, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा वो हर एक क्रॉस सेक्शन में सेम डेवलप होगा, ठीक है। वो आपकी बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी अगर हम देखें, अगर हम सिंपल बीम की बात करें, इससे हट करके मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको पहले बता देता हूँ, उसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेस नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार पर एक लोड लगा दें, ठीक है, या फिर आप बेंडिंग मोमेंट लगा दें या लोड लगाएंगे तो यहाँ पर आपके बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, तो स्ट्रेस उस तरह से वेरी करेगा, ठीक है। ऐसे क्रॉस सेक्शन में भी वेरी करता है। अब ये कहते हैं कि, और अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये तो आपकी लेंथ के अलॉन्ग हुआ, ठीक है। जबकि एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि ये कह रहा है, अभी तक जो हमने बेंडिंग स्ट्रेस की बात की ना, उसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एन ए के अबाउट, एन न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो स्ट्रेस थी वो ऐसी थी, जबकि ये कह रहा है कि ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब नहीं, सॉरी, क्रॉस सेक्शन एट एवरी क्रॉस सेक्शन कह रहा है, यानी कि बीम के, मैं पहले वाला जो एग्जांपल था वो सही था, ऐसा नहीं होगा। क्रॉस सेक्शन में चेंज नहीं होगी, अलॉन्ग द लेंथ जो आपकी वेरी करती है ना वो सेम होनी चाहिए। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, ए बीम
is said to be uniform strength when bending stress develop at every cross section, ठीक है, ऑफ बीम रिमेन सेम, ठीक है, यानी कि हर क्रॉस सेक्शन पर बेंडिंग स्ट्रेस सेम हो, सब बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, एक प्रिज्मेटिक बार अंडर प्योर बेंडिंग। एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है ए प्रिज्मेटिक बीम अंडर प्योर बेंडिंग, ठीक है। दो तरीके हैं, देखो मैंने आपको पहले बताया, कि क्या होता है, अलोंग द लेंथ ना बेंडिंग स्ट्रेस वेरी करता है। अगर मान लो आपकी ये बीम है, इस बीम पे यहाँ पर ट्रांसवर्स लोड लगा पी, तो जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो आपका क्या करेगा, अलोंग द लेंथ चेंज करेगा, ठीक है, अलोंग द लेंथ ये स्ट्रेट लाइन होती है। इसको मैं दोबारा से ड्रा करता हूँ, ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अलोंग द लेंथ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये आपका देख रहे हो, हर एक क्रॉस, इस क्रॉस सेक्शन पे कम है, इस क्रॉस सेक्शन पे थोड़ा बड़ा, इस क्रॉस सेक्शन में और बड़ा। अब ये चाहता है कि बेंडिंग स्ट्रेंथ जो होती है आपकी वो अलोंग द लेंथ कांस्टेंट रहे। तो ऐसा कब होता है और कौन से केसेस में होता है वो हम देखते हैं। तो वो आपका होता है पहला केस, वेरी विड्थ वेरिंग विड्थ वेरिंग विड्थ and keeping depth as constant। और सेकंड केस होता है varying depth and keeping width as constant। इन दो केसेस में आपका इस तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं पहले केस की, इस केस की बात करूं तो यहाँ पर जो आपकी विड्थ वेरी करती है वो इस तरीके से वेरी करती है, ठीक है, वो आपकी इस तरीके से वेरी करती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। बी इज इक्वल टू बी एक्स बाई एल, यानी कि आपकी जो विड्थ है, हमने बार कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की, ठीक है, वेरिंग विड्थ विड्थ दिखा रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो ये बी इसका मैक्सिमम विड्थ हो गई, ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम लेंथ एल हो गई। हमें एक्स क्रॉस सेक्शन पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, एक्स हो गई, ये फिक्स एंड हो गया, ठीक है। तो अब इसका इस क्रॉस सेक्शन में अगर हम बी एक्स निकालेंगे तो बी एक्स का फार्मूला ये होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें डेप्थ निकालनी हो, इस केस में वेरिंग डेप्थ वाली, तो उस केस में जो फार्मूला होता है वो आपका होता है डी एक्स
इज इक्वल टू डी अंडर रूट एक्स बाय 2। ठीक है, ये दो केसेस होते हैं। इसी के साथ आज के लिए बैंडिंग स्ट्रेस का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि उसे डिटेल में बताना है, क्योंकि 1 मार्क्स के हिसाब से मैंने ज़्यादातर चीज़ें बताई हुई हैं जो आपके 1 मार्क क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व करेगा। तो इसके अलावा अगर आपको डिटेल में लगता है कि आपको समझना है तो उसे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।